हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल आज की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो दिया गया है 124 से 147 तक आर्टिकल में। ठीक है, भाग कौन सा है इसका? भाग होगा 5 और आर्टिकल होगा हमारे पास 124 से 147 तक। ठीक है, आर्टिकल 124 में कहा गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का होना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक लास्ट, भारत में जो लास्ट संस्था होगी वो अपील की, वो क्या होगी हमारे पास? सर्वोच्च न्यायालय, अपीलीय संस्था, आखिरी अपीलीय संस्था। यानी कि अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद हम क्या नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो इसके फैसले को क्या कर देगा? बदल देगा। ठीक है, आप सोच सकते हो कि राष्ट्रपति के पास पावर है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने की, क्योंकि आर्टिकल 72 में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं? समाधान की शक्ति है उनके पास। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास मैंने क्या कहा? अपील की लास्ट जो पावर होगी वो किस अपील करने की, वो कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। हम सिर्फ राष्ट्रपति के पास क्या कर सकते हैं? याचिका कर सकते हैं। अपील लास्ट कहां पर करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में जो जुडिशरी है वो कैसी है? इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब क्या है? कि भारत में जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च कोर्ट कौन होगा? सिर्फ एक होगा, और वो कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। अब एकीकृत आपने समझ लिया कि एक कोर्ट होगा जिसके ऊपर, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, यानी कि जो अंतिम संस्था होगी अपील की, उसे हम कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, जहां पर अपील की क्या हो? लास्ट एक संस्था हो। लेकिन अमेरिका की हम बात करेंगे तो अमेरिका में क्या है? दोहरे न्यायपालिका। उसमें स्टेट का अपना अलग सर्वोच्च न्यायालय है और जो सेंटर है, सेंटर का अपना अलग। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में टोटल कितने स्टेट है हमारे पास? 50। तो इन 50 स्टेट में इनका क्या है? अलग अलग सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर हम बात करेंगे, अगर कैलिफोर्निया की बात करें, कैलिफोर्निया क्या है? एक राज्य है अमेरिका का। इसकी बात करेंगे तो इसका क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है अपना अलग से। तो जो भी फैसले होंगे कैलिफोर्निया के वो कौन लेगा? वहां का सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल की बात करेंगे तो सेंट्रल लेवल पर भी क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका मतलब अमेरिका में क्या है? दोहरी न्यायपालिका है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में क्या है? सिर्फ एक न्यायपालिका है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अंतिम अपील कहाँ कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अगर बात करेंगे ये एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो वो ली है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या ली है? एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था ली है। अगर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले गठित कब हुआ था? आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। उसके आधार पर क्या किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। कहां पर? लेकिन कलकत्ता में। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इसकी अधिकार क्षेत्र था, इसका जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो सिर्फ कलकत्ता तक था। बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए, उसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो वर्तमान में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उसकी जो स्थापना हुई है वो माना कब जाता है गठित? वो गठित हुआ है जनवरी 1950 से। ठीक है, इसके अगर प्रथम सीजेआई की बात करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो वो है हमारे पास हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जी कानिया कौन थे? देखो, ये जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, इससे व्यवस्था की गई थी कि एक संघीय न्यायालय बनेगा। ठीक है, यहाँ से संघीय न्यायालय की बात की गई थी। लेकिन ये संघीय न्यायालय और जो आज का सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक डिफरेंस था, ये लास्ट संस्था नहीं थी अपील की। इसके ऊपर क्या था? एक लंदन में प्रिवी काउंसिल, यानी कि इसके फैसले के खिलाफ, इसकी ज्यूरिडिक्शन के खिलाफ हम क्या कर सकते थे? जो लंदन में प्रिवी काउंसिल थी उसमें अपील कर सकते थे। लेकिन जो अभी वर्तमान में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। तो जो संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय के जो अंतिम भारतीय, या फिर हम बोल देंगे कि अंतिम जो जज थे, क्योंकि इसी संघीय न्यायालय से बाद में हमारा क्या बना है? जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो बना। इसी संघीय न्यायालय के जो अंतिम जज थे वो थे हरिलाल जे कानिया। तो अंतिम जज की पूछेंगे संघीय न्यायालय के तो हरिलाल जे कानिया थे, और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज पूछेंगे तो भी कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, मूल रूप से अगर हम बात करेंगे जजों की, स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास? 8 जज थे। पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि बताइए कि मूल रूप से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने जज थे, तो बताएंगे 8। उसमें जो 7 थे वो नॉर्मल जज थे और एक क्या थे हमारे पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी जजेस थे, और ये एक कौन थे हमारे पास? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, वर्तमान में हम बात करेंगे तो अब जो जजों की संख्या है वो बढ़ाकर कर दी गई है 34। और 34 में क्या है हमारे पास? 33 जज है, और एक हमारे पास क्या है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बढ़ाई गई है संख्या 2019 से। क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए याद रखिएगा 2019 से जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 34 कर दी गई है। और जो जजों की संख्या बढ़ाने का काम कौन कर सकती है, संसद, ठीक है। संसद के पास पावर है, संसद क्या कर सकती है, संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती है। उनके वेतन भत्ते सबके सब क्या होंगे, संसद ही तय करेगी। किनके, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे। अगर बात करेंगे वेतन की, यानी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन की बात करेंगे तो वेतन भी कौन डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी। और याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनका वेतन जो संचित निधि है भारत की उस पर व्यय होगा, ठीक है। संचित निधि पर भारित व्यय होगा। भारित का मतलब क्या है कि संसद में इस पर क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है, वो बात कर सकते हैं, इसके ऊपर बढ़ा सकते हैं उनका वेतन, लेकिन वेतन के मामले में वो क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो उनका वेतन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो क्या है, संचित निधि पर भारित व्यय है। संचित निधि मैंने आपको बताई थी कि कंसोलिडेटेड फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब है कि सरकार के जितने भी खर्चे होंगे, वेतन हो चाहे पेंशन हो, वो सब के सब कहां से दिए जाएंगे, संचित निधि से। और संचित निधि में किसका पैसा जाता है, जनता ही एक तरीके से प्रोवाइड करती है, क्योंकि सरकार के पास किसका पैसा है, जनता का पैसा है। जनता कैसे देती है सरकार को पैसा, जनता टैक्स के माध्यम से सरकार को क्या करती है, पैसा देती है। इनकम टैक्स हो गया या फिर नॉर्मल हमारा जीएसटी वगैरह, उससे सरकार के पास पैसा जाता है। तो उनके वेतन और भत्ते कौन डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगी, ठीक है। एक और बात अगर इसके बारे में बताऊं मैं, वेतन की यानी कि सैलरी के बारे में अगर एक और बात करूं, तो सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी और पेंशन, ठीक है, सैलरी और पेंशन की मैं बात करूंगी, सैलरी और पेंशन की बात करेंगे अगर, तो वो कौन देती है, वो संसद डिसाइड करेगी, यानी कि भारत की संचित निधि पर, भारत सरकार की संचित निधि पर व्यय होंगे, ठीक है, भारत की संचित निधि पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होगा उसका जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी तो देगी राज्य सरकार की संचित निधि से, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी अलग संचित निधि होगी और केंद्र सरकार की अपनी अलग होगी। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो जजेस है उनकी सैलरी तो राज्य की संचित निधि में से जाएगी, लेकिन अगर पेंशन की बात करेंगे तो उनकी जो पेंशन है वो कौन देगी, भारत सरकार की, केंद्र सरकार की संचित निधि से, ठीक है, केंद्र सरकार की संचित निधि से। समझ आया आपको। क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि बताइए जो हाई कोर्ट की पेंशन है वो कौन डिसाइड करता है या किस पर भारित व्यय होगी, तो वो केंद्र सरकार पर होगी पेंशन। लेकिन सैलरी की बात करें तो सैलरी किस पर भारित व्यय होगी, संचित निधि पर, किसकी, वो भी राज्य की, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करेंगे तो उसकी पेंशन हो चाहे सैलरी हो, वो किस पर होगी, केंद्र सरकार की संचित निधि पर ही भारित होगी, ठीक है। अब बात करेंगे नियुक्ति की, यानी कि अपॉइंटमेंट कैसा होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करेंगे। इनकी जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति किसके बेसिस पे करेंगे, राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो इनसे पहले न्यायाधीश थे, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी सिफारिश पर वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश की सूची जो राष्ट्रपति है उन्हें देंगे। और उनकी सूची पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, फिर जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें नियुक्त करेंगे। लेकिन याद रखिएगा वरिष्ठ या फिर सीनियोरिटी जो होगी, सीनियोरिटी किसके बेसिस पर डिसाइड होगी, वो एज के बेसिस पर डिसाइड नहीं होगी, वो इस बेसिस पर डिसाइड होगी कि आपने कितने साल तक सुप्रीम कोर्ट में सर्विस दी है, ठीक है। सीनियोरिटी एज के बेस पर डिसाइड नहीं होगी, वो अब आपकी सर्विस के बेस पर डिसाइड होगी कि आपने कितने साल सर्विस दी है सुप्रीम कोर्ट में। जो अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि मैंने कहा कि टोटल कितने न्यायाधीश है हमारे पास, 34 है, तो 34 में से एक तो हो गया हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 33 की बात करेंगे तो 33 की जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है, ठीक है, अन्य जो हमारे जो सीनियर है न्यायाधीश, उनकी रिकमेंडेशन पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। याद रखिएगा नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसमें क्या जुड़ गए, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश या फिर अन्य जो सीनियर जज होंगे उनकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करेंगे, ठीक है। संरचना और ये जो आया हमारे पास वरिष्ठ का, ये संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है, संविधान में ऐसी कोई नहीं है कि भाई आपको जो मोस्ट सीनियर होगा उसे ही नियुक्त करना पड़ेगा। ये सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो सबसे सीनियर होंगे जज उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ 1964 में, ठीक है, याद रखिएगा 1964 में जो सीनियर मोस्ट जज थे वो थे जफर इमाम, जफर इमाम। तो इनकी जो सीनियरिटी थी वो बाकी जज से ज्यादा थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्हें बनाया जाना था। लेकिन
इनकी जो मानसिक कंडीशन थी, जो इनकी मानसिक स्थिति थी, वो उस टाइम पर सही नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे फैसला लिया, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फैसला लिया कि जफर इमाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनाकर गजेंद्र गढ़कर, ठीक है, गजेंद्र गढ़कर जो उस टाइम पर सेकंड नंबर पर थे, ठीक है, सीनियरिटी में वो क्या थे, सेकंड नंबर पर थे, उन्हें बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ से जो सीनियरिटी की कंडीशन थी वो खत्म हो गई। आपको याद होगा कि जब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम पर भी जो सीनियरिटी का जो ये सिस्टम था ये खत्म किया था उन्होंने। उन्हें क्या बनाना था, 1973 में जे.एस. सेलट, ठीक है, 1973 में कौन थे, जे.एस. सेलट उस टाइम पर क्या थे, जे.एस. सेलट उस टाइम पर क्या थे, सीनियर जज थे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज थे। लेकिन जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुछ दुश्मनी के चलते या फिर जो पर्सनल अपनी बात कह देंगे, उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल विवादों के चलते जे.एस. सेलेट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनाकर किसे बनाया था, अजीत नाथ रे को, ठीक है, याद रखिएगा, अजीत नाथ रे को। उसी टाइम पर ही आपको पता होगा 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। ये क्या था, बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था तो उसके खिलाफ जो फैसला दिया था, क्योंकि आपको पता है जो केशवानंद भारती केस है उसमें टोटल 13 जजों की पीठ बैठी थी। तो 13 जजों में से 6 जज ऐसे थे जिन्होंने जो इसमें फैसला दिया गया था केशवानंद भारती केस में कि जो भारत का जो संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है उसके अलावा हम किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं संविधान के, तो ये क्या थे, उसके खिलाफ थे। तो जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने अपनी जो पर्सनल जो विवाद था उसके चलते इन्हें ना बनाकर किसे बनाया था, आदित्यनाथ रे को। अगर बात करेंगे जफर इमाम की, तो जफर इमाम उस टाइम पर क्या थे, मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं थी। इस वजह से जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने गजेंद्र गढ़कर को बनाया था, ठीक है। 2 से 3 बार ऐसी कंडीशन आ चुकी है। फिर 1993 में, ठीक है, 1993 में याद रखिएगा, 1993 में हुआ सेकंड जजेस केस। इसमें क्या फैसला दिया गया, इसमें कहा गया कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी कि मोस्ट सीनियर जो जज होंगे उन्हें ही क्या बनाया जाएगा, अब आगे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और मैंने कहा कि सीनियरिटी किससे डिसाइड होगी, ना कि एज से डिसाइड ना होकर किससे होगी, वो आपकी सर्विस से डिसाइड होगी कि आपने कितने साल तक सर्विस दी है। अब बात करेंगे संरचना की कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संरचना कैसी है, तो वो होती है कोनिकल, या फिर आप बोल सकते हो उसे शंक्वाकार। शंक्वाकार का मतलब है कि जो शीर्ष पर है वो कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा। उसके बाद आएगा हमारा हाई कोर्ट। हमारे अभी जो टोटल हाई कोर्ट है वो कितने हैं देश में, 25 हाई कोर्ट है। राज्य कितने हैं, 28 है, लेकिन उनके हाई कोर्ट कितने हैं, 25 है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट से जो नीचे होगा वो होगा हमारे पास सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट क्या है, हर जिले में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट होगा। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बाद आएगा मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट की बात करेंगे तो एक जिले में कई क्या होते हैं, मुंसिफ कोर्ट होंगे। और न्याय पंचायत की बात करेंगे तो आपने गांव में देखा होगा, गांव देहात में क्या बनाई जाती है, न्याय पंचायत है। वो बेसिकली जो नॉर्मल जो झगड़े होंगे, जो गांव वालों के झगड़े होंगे वो कौन सुलझा देती है, न्याय पंचायत है। उन्हें पुलिस के पास तक जाने की क्या नहीं होती, दिक्कत नहीं उठानी पड़ती, ठीक है। देखो जो 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2014 में, उसमें क्या बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कोई भी सरकार हो, ठीक है, इस टाइम पे 2014 में क्या बनी थी, हमारी बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमेशा से क्या चाहती है, जो न्यायपालिका है हमारी उस पर अपना कंट्रोल चाहेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने ही हित में हमेशा फैसला चाहेगा। तो 2014 में गठन किया गया था एनजेएसी का, ठीक है। इसमें क्या बनाया, अभी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अभी किसकी सलाह पर करते हैं, मैंने बताया कि जो अभी आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उस पर कंट्रोल किसका है बनाने का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, सीनियर मोस्ट, ठीक है, जो पहले बनकर गए हैं। तो उन्हें किसी भी दबाव में काम करने की जरूरत न पड़े, न्यायपालिका का क्या हो, अपनी स्वतंत्र रहे। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वही क्या करते हैं, आपस में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। लेकिन ये जो एनजेएसी बनाया गया, इसका बेसिकली मकसद क्या था कि ये न्यायपालिका पर क्या कर सके, अपना सिकंजा या फिर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। तो इसमें क्या बनाया गया, 6 मेंबर की एक कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया कि 6 मेंबर की एक कमेटी बनेगी। उस 6 मेंबर में क्या होगा, 2 तो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे 2, एक हमारा विधि मंत्री होगा यानी कि लॉ मिनिस्टर होगा, एक उसमें सीजीआई होंगे। देखो याद रखिएगा, एक विधि मंत्री, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक सीजीआई और 2 होंगे ख्यातिबद्ध। ख्यातिबद्ध मतलब
फेमस सदस्य होंगे, लेकिन जो ये 2 ख्यातिबद्ध सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? इनके लिए एक समिति गठित की जाएगी दोबारा से, और उस समिति में कौन-कौन होंगे? एक हमारे सीजीआई होंगे, एक हमारे पीएम होंगे, तीसरे कौन होंगे? विपक्ष के नेता। ये 3 लोग मिलकर क्या करेंगे? इन 2 का चुनाव करेंगे, और फिर ये 6 के 6 मिलकर क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो बाकी के जो जस्टिस है, उनकी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर विधि मंत्री भी सरकार से है, बाकी हम पीएम की बात करेंगे, ये भी सरकार से है, और जो 2 ख्यातिबद्ध सदस्य होंगे वो भी लगभग सरकार से ही होंगे। तो इसमें जो मेजोरिटी हो जाती है वो किसकी हो जाती है? सरकार की। तो इसमें फिर 2015 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, क्योंकि ये बिल तो पास हो चुका था। 2015 में संशोधन किया गया और कहा गया कि जो एनजीएसी है, एनजीएसी क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है, ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्या बना दिया? मूल ढांचा। आपको पता है मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो दिया गया था केशवानंद भारती केस 1973 से, और उसमें कहा गया था कि जो भी संविधान का मूल ढांचा है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो 2015 से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी उसे मूल ढांचे का बताया गया, और मूल ढांचे में आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें कौन करते हैं अपॉइंट? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? जो आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी सलाह पर, ठीक है। अब देखते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि जो जस्टिस होंगे या फिर जो जजेस होंगे कोर्ट में, वो किस बेसिस पर बनेंगे? सबसे पहली बात तो है कि वो भारत की क्या होनी चाहिए? नागरिक होना चाहिए उसे, ठीक है, भारत का नागरिक। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट में 5 साल तक लगातार न्यायाधीश, याद रखिएगा, लगातार न्यायाधीश होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 2 साल तक जज रहे, फिर 1 साल कोई और प्रोफेशन किया, फिर उसके बाद वापस जज के प्रोफेशन में आए। इसमें क्या होना चाहिए? लगातार 5 साल तक आपने जज के रूप में काम किया हो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि देश में बहुत सारे 25 हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट में से ये नहीं है कि आपने 2 साल किसी एक हाई कोर्ट में काम किया तो 3 साल दूसरे में आपका काउंट नहीं होगा। 5 साल आपने किसी भी हाई कोर्ट में काम किया हो, लेकिन लगातार होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहे हो। एडवोकेट मतलब अधिवेत्ता, अधिवेत्ता मतलब वकील रहे हो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, अधिवेत्ता, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहे हो। या फिर फोर्थ कंडीशन क्या है, ये बहुत कम को पता होता है, कि राष्ट्रपति की नजर में वो विधिवेत्ता हो, ठीक है। राष्ट्रपति अगर किसी को समझ ले कि हाँ इसे कानून का अच्छा ज्ञान है, तो उसे भी बना सकते हैं जज, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि विधिवेत्ता के आधार पर राष्ट्रपति ने किसी को जज नियुक्त किया है। या तो 5 साल तक वो न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 10 साल तक वो क्या होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। आज तक सिर्फ इन्हीं बेसिस पर क्या हुआ है? कोई भी न्यायाधीश नियुक्त हुआ है, ठीक है। कार्यकाल की बात करेंगे हम, तो कार्यकाल इनका मेंशन नहीं किया गया है संविधान में। इसमें क्या दिया गया है? सिर्फ रिटायरमेंट की एज दी गई है, और रिटायरमेंट भी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस है उनकी रिटायरमेंट एज है हमारे पास 65 साल, और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट की होगी 62 साल। देखो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो, उनकी अगर शपथ की बात करेंगे, ठीक है, शपथ की बात करेंगे तो शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, उन्हें हटाने का काम भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में जो शपथ है, इनकी जो शपथ है हाई कोर्ट की, वो कौन दिलाएंगे? वो राज्यपाल दिलाएंगे, ठीक है। लेकिन इनकी नियुक्ति की बात हो या फिर इन्हें त्याग पत्र देने की बात हो, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। शपथ के मामले में आप याद रखिएगा राज्यपाल करेंगे, लेकिन बाकी जो काम होगा वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कल हम पढ़ेंगे तदर्थ न्यायाधीश या फिर कार्यकारी न्यायाधीश कौन होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं, इन्हें नियुक्त कौन करता है, कितने टाइम के लिए नियुक्त होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावर्त वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।